नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, महाराजा बिजली पासी के बारे में 4 पार्ट बनाने का वादा किया था, जिसमें से 2 पार्ट बना चुका हूं और यह तीसरा पार्ट है। अभी तक आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे अभी तक आपने शुरुआती जीवन के बारे में देखा और उसके बाद महाराजा बिजली पासी जो अद्भुत और एक शक्तिशाली राजा थे, जो अवध के सम्राट के रूप में जाने जाते थे, उनके बारे में 2 पार्ट में देखा और यह तीसरा पार्ट है। और इस पार्ट में हम आपको महाराजा बिजली पासी के द्वारा किए गए युद्धों के बारे में जानकारी देंगे और ये सारी जानकारियां अवध गजेटियर और आला खंडों से प्राप्त की गई हैं। महाराजा बिजली पासी का समयकाल लगभग 1148 से 1184 ईस्वी तक था। माता के नाम पर बिजनौरगढ़ और पिता के नाम पर नथौनगढ़ का निर्माण कर आज्ञाकारी पुत्र होने का परिचय दिया। महाराजा बिजली पासी को अवध के सम्राट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अवध में सबसे शक्तिशाली राजा अपने समयकाल में बनकर उभरे, जिनके 12 किले थे। महाराजा बिजली पासी को शासन सत्ता अपने पुरखों की विरासत में मिली थी। बहुत जल्द उनका राज्य अभिषेक होने के बाद अपने 12 किलों का निर्माण कराकर एक सुनियोजित सेना तैयार करके अपनी मजबूत दावेदारी अवध में पेश किया। महाराजा बिजली पासी एक कुशल सेनानायक और एक कुशल राजा थे और अवध के बड़े ही शक्तिशाली राजा थे। अपने पुरखों की रियासतें जो कन्नौज के अधीन हुआ करती थी, बहुत जल्द उन्होंने अपनी रियासतों को आजाद करा लिया। दरअसल 12वीं सदी के शुरुआती समय में जब कन्नौज की शक्ति बढ़ गई और अवध में पासियों की शासन शक्ति कमजोर पड़ने लगी थी, तो मौका देखकर कन्नौज के राजाओं ने पासी राजाओं और पासी रियासतों के ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था और भारी मात्रा में कर यानी टैक्स देने को मजबूर किया। उस समय शासन शक्ति से कमजोर हुए पासी राजाओं ने कन्नौज की अधीनता कुछ समय के लिए जरूर स्वीकारा, लेकिन बहुत जल्द ही महाराजा बिजली पासी के नेतृत्व में विद्रोही राजाओं को मजबूत संघ बनाकर एक बार फिर से अवध को स्वतंत्र घोषित करा दिया। जगह जगह कन्नौज के पताकाओं को उतार के फेंक दिया, क्योंकि अवध के राजपासी अपने अड़ियल स्वभाव व स्वतंत्र प्रवृत्ति के लिए जाने जाते थे, जो बात बात पर अपने मयान से तलवार निकाल लिया करते थे, जो युद्ध प्रेमी होते थे, किसी की अधीनता में रहना अपना अपमान समझते थे, मौका पाकर पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया करते थे। और इसी स्वभाव के चलते महाराजा बिजली पासी ने अपना पुनः राज्य स्थापित करके कन्नौज की अधीनता को स्वीकारने से मना कर दिया और कन्नौज को दिए जाने वाले सारे कर यानी टैक्स को बंद करवा दिया। यहाँ तक कि अपने संयुक्त पासी राजाओं से मिलकर सारे टैक्स यानी अवध का एक भी टैक्स कन्नौज को जाने से मना करा दिया। और इस विद्रोह से कन्नौज की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। इस बात से घबरा होकर कन्नौज के राजा जयचंद ने भारी भरकम कर और लगा दिए और संदेशे भिजवाए, लेकिन महाराजा बिजली पासी ने इसे बलपूर्वक मना कर दिया और एक भी पैसा गांजर से ना देने की कसम खाई, क्योंकि जयचंद के मनमाने रवैये से अवध के संपूर्ण पासी राजा व अन्य राजा भी परेशान थे। और फिर एक शक्तिशाली नेतृत्व पाकर अवध के सारे राजा महाराजा बिजली पासी के छत्र के तले आ गए। पूरा अवध महाराजा बिजली पासी की अधीन रहने लगा और उधर कन्नौज के राजा जयचंद एक बार फिर से अवध को हड़पने के लिए नई नई चालें और बिसाते बिछाने लगे। और यही नहीं, उसने अवध को दोबारा हड़पने के मंशा से कई बार युद्ध किया, लेकिन महाराजा बिजली पासी और पासी संयुक्त राजाओं के संग से जयचंद हार गया। जयचंद ने यहाँ तक कि अपने बेटे लाखन को भी कई बार युद्ध करने के लिए भेजा था, लेकिन उसको भी मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि यहाँ के पासी राजा किसी भी कीमत पर अवध को देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही कन्नौज की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार थे। बस ये तैयार थे तो सिर्फ युद्ध के लिए। और फिर वैसा ही हुआ। महोबे से निष्कासित आला और उदल की खबर जब राजा जयचंद को मिलती है, तब वह तुरंत आला और उदल को अपने दरबार में बुलाते हैं। भारी धन संपदा देकर आला उदल को अपनी तरफ मिलाकर गांजर युद्ध अभियान छेड़ने के लिए बात रखते हैं, क्योंकि गांजर का युद्ध भारी नजराने यानी टैक्स को लेकर होता है पासी राजाओं और कन्नौज के राजाओं के बीच में। और आला खंड में इस बात का बाकायदा जिक्र मिलता है कि 12 साल तक गांजर को जयचंद जीत नहीं सका, जब तक कि आला उदल उसके साथ नहीं मिले। लेकिन फिर भी आला और उदल पासी राजाओं से जीत नहीं पाए। आला और उदल पहले तो जयचंद के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, फिर उसके बाद में जयचंद ने भारी धन संपदा यानी गांजर से जितना भी कर वसूल होगा उसमें से आधा आधा हिस्सा रखने पर राजी किया। भारी धन संपदा की लालच में आला और उदल जयचंद के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और गांजर युद्ध अभियान छेड़ने की बात रखते हैं। और फिर आला और दल जयचंद की आज्ञा पाकर कन्नौज से कन्नौजी फौजें लेकर गंगा पार करके अवध के मैदानों की ओर रुख करते हैं।
हजारों हजारों की संख्या देखकर पासी गुप्तचरों के निशाने पे आ जाते हैं। पासी गुप्तचर बड़ी फुर्ती से घोड़े पे सवार होकर इस बात की खबर महाराजा बिजली पासी के गढ़ नथावनगढ़ लेकर आते हैं। इस बात की खबर फौरन संघ में शामिल सभी राजाओं को दिया जाता है। सारी सेना सतर्क की जाती है और सारे फौजी कार्रवाई शुरू हो जाती है। महाराजा बिजली पासी के 12 किले जो 12 दरवाजे कहलाते थे, उन पर बैठे सारे सैनिक तैयार हो जाते हैं। कहते हैं कि आला उदल भारी भरकम सेना लेकर सबसे पहले गोमती तट के किनारे लाखन कोट पर उपस्थित ऊंचे टीले पर स्थित पहला पड़ाव डालते हैं। कहते हैं उस समय वह वीरान हो गया था, लेकिन आला उदल को इस बात का अंदाजा नहीं था। वह ऊंचा टीला जो था सुरंगों से भरा हुआ था और आराम से पासी वीर सैनिक वहां घुसकर इन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। छापामार युद्ध पद्धति से तंगा कर आला उदल अपना सैनिक पड़ाव वहां से हटाकर पहाड़पुर टिकुरिया पर लगाते हैं और फिर वहीं से पूरे युद्ध का संचालन होता है। आला उदल की सारी खबरें महाराजा बिजली पासी को मिलती रहीं। काकोरी में आए राजा सातन पासी भी उस समय मौजूद थे। सारे राजा आसपास इकट्ठा होकर इस युद्ध अभियान में शामिल होने के लिए तैयार हो गए और फिर खुली चुनौती गांजर के युद्ध मैदान में हुआ। यह आज लखनऊ के चक गजरिया के नाम से जाना जाता है और इतिहास में से लौह गांजर के नाम से प्रसिद्धि मिली है। कहते हैं यह वह युद्ध मैदान था जहां प्राचीन काल में बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। यहाँ इतने रक्त बहे हैं कि इसका नाम ही लौह गांजर पड़ गया था और इसी युद्ध मैदान में एक नया इतिहास लिखा गया। बहुत जल्द महाराजा बिजली पासी और आला उदल के मध्य जंग की लकीरें खिंच गईं। युद्ध के मैदान सजने लगे। दोनों खेमों की सेनाएं डटने लगी। सूरज निकलने के तुरंत पहले पहर से युद्ध का शंखनाद होता और तीनों पहर तक युद्ध चला करता। इस विकट युद्ध में महाराजा बिजली पासी की चमकती हुई बिजली जैसी तलवार दुश्मनों के परकच्छे उड़ा देती हैं। युद्ध के मैदान में महाराजा बिजली पासी का विकराल रूप देखकर शत्रुओं की सेना में भगदड़ मच जाती है और गांजर का यह युद्ध मैदान रक्त से लाल हो जाती है। महाराजा बिजली पासी और पासी सेनाओं के भालों और तलवारों के सामने आला उदल की सेना बेबस नजर आती है, लेकिन बहुत जल्द छल कपट में माहिर आला और उदल ने महाराजा बिजली पासी को और पासी सेनाओं को खत्म करने की एक नई तरकीब निकालते हैं। कुछ समय के लिए युद्ध का विराम होता है और उस विराम के दौरान आला और उदल ने कई पासी राजाओं को धोखे से मरवाया, जैसे छितियापुर के राजा छीता पासी। उनको मारने के लिए आला ने खुद सैनिक वेश धारण कर रात्रि के अंदर किले में प्रवेश कर उन पर हमला करते हैं और उनका सर काट ले जाते हैं। इसका प्रमाण आज भी छितियापुर के लोग अपने छंदों में गाते हैं। ब्रिटिश गजेटियर इस बात की पुष्टि करता है कि लगातार हुए राजपूती और मुसलमानी आक्रमण से पासियों का साम्राज्य धराशायी हुआ और ब्रिटिश गजेटियर इस बात की भी पुष्टि करती है कि राजपूत कभी भी पूरी तरीके से पासी राजाओं से जीत नहीं पाए। पासियों को सिर्फ मुसलमानों द्वारा ही वश में किया गया था। छल कपट के इस युद्ध में फिर भी पूरी तरीके से आला और उदल जीत नहीं पाए। गांजर के इस विकट युद्ध में जो 3 महीना 13 दिन तक चला था, जिसका आला खंड में इस प्रकार से वर्णन आता है कि 3 महीना 13 दिन गांजर युद्ध चलित तलवार। इसका तात्पर्य यह है कि गांजर में जो युद्ध अभियान छेड़ा गया था वह 3 महीना 13 दिन तक चला था। कहते हैं इस महाविकट युद्ध में महाराजा बिजली पासी ने जमकर युद्ध किया। इनके घनघोर किए गए युद्धों से तंग आकर जयचंद का बेटा लाखन भाग खड़ा हुआ। इस विकट युद्ध में तलवार भांजते भांजते युद्ध के मैदान में महाराजा बिजली पासी, जिनकी तलवार बिजली जैसे चमकती थी, घनघोर युद्ध करते करते दुश्मनों के खेमों के अंदर तक चले गए और आला उदल के बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए। और इस महायुद्ध में महाराजा बिजली पासी लड़ते लड़ते वीरगति हुए। महाराजा बिजली पासी के वीरगति होने की खबर से सेनाओं में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुखद घटना के बाद इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी सहयोगी राजाओं पे आ गई, जिसमें से राजा सातन पासी, जो महाराजा बिजली पासी जैसे वीर कुशल रणनीतिकार एक बड़े योद्धा थे। महाराजा बिजली पासी की मौत का बदला लेने के लिए पासी वीरों ने एक बार कसकर हुंकार भरी। राजा देवमाती पासी ने आला उदल को घेरने के लिए उत्तर की ओर से सैनिक छावनी बनाई। इस युद्ध की सारी जिम्मेदारी महाराजा सातन पासी पर आ गई। महाराजा सातन पासी और आला उदल का जमकर युद्ध होता है। इस विकट युद्ध में आला उदल को भारी क्षति हुई और युद्ध का मैदान छोड़ने पर मजबूर हो गए। युद्ध के मैदान पर जब राजा सातन पासी का मुकाबला आला उदल के छोटे भाई उदल से होती है, लेकिन उनसे युद्ध करने की हिम्मत उदल को नहीं होती है। उस युद्ध के मैदान में भीषण गर्मी थी, धरती तप रही थी, सूरज उबल रहा था। पासियों की हुंकार से राजपूती सेना के कदम पीछे हटने लगे थे। महाराजा बिजली पासी के मौत का बदला लेने के लिए सारे राजा व सरदार अंतिम युद्ध करने के लिए सारी ताकत झोंक देते हैं। चारों तरफ से पासी वीरों ने, पासी घुड़सवारों ने और पासी तीरों की बौछार से राजपूती सेना यानी आला उदल की जयचंदी और कन्नौजी सेना पीछे हटने को मजबूर हो जाती है
और जब आला का सामना महाराजा सातन पासी से होता है तो महाराजा सातन पासी के विकट प्रहारों से आला झेप गए और जमीन पे जा गिरे। आला की ई लीला तो उस युद्ध के मैदान में खत्म हो जाती, लेकिन अगला प्रहार होते ही पीछे से आला का सहयोगी इंदल घोड़े पे सवार होके आता है और राजा सातन को टक्कर मार देता है और तब तक राजपूतों की सेना आला को घेरे में ले लेती है और आला को सुरक्षित निकाल ले जाते हैं। आला खंड इस बात की पुष्टि करता है कि राजा सातन का मुकाबला आला से जब हुआ था तो आला इस युद्ध में हार गए थे और आला के सहयोगी इंदल ने आला की जान बचाई। लेकिन जब ये युद्ध हुआ, पासी राजाओं के कूटनीति और युद्ध नीति के आगे आला उदल धराशायी हुए। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। आला उदल की सेना भागने लगी, लेकिन इस युद्ध में आला उदल के साले जोगा और भोगा वो भाग नहीं सके। पासी वीरों के चक्रव्यूह में वो फंस गए और इतना विकट युद्ध हुआ कि राजा सातन पासी ने आला उदल के साले जोगा और भोगा को मौत के घाट उतार दिया और यह राजा बिजली का बदला था। इस विकट युद्ध में आला और उदल बचकर जरूर निकल गए, लेकिन पासियों की तलवारों की धार देखकर कहीं वापस नहीं आए और फिर गांजर का युद्ध समाप्त हुआ और अवध स्वतंत्र हुआ। महाराजा बिजली पासी और राजा सातन पासी घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे की सुख दुख में साथी थे। और दोस्तों अब बात करते हैं सबूतों की, तो सबूत में महाराजा बिजली पासी का तीसरा पार्ट था और चौथे पार्ट में आपको सारी साक्ष्यों को मैं दिखाऊंगा। जितनी भी बातें मैंने किया हैं उस हर एक चीज के साक्ष्य मैं आपको चौथे पार्ट में दिखाऊंगा। और महाराजा बिजली पासी के इतिहास का यह तीसरा भाग आज समाप्त होता है। बहुत जल्द मिलेंगे चौथे पार्ट में।